तो ये खुल गया, किंडल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और अब आप रेडी हो जाइए। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था ग्रीन्स थ्योरम, तो ग्रीन्स थ्योरम में ये दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं ऑलरेडी, ये हम लोगों ने किए थे, ये सरफेस एरिया के थे और ग्रीन्स थ्योरम। तो ग्रीन्स थ्योरम ये आपके सामने लिखा हुआ है, 5gx + psi dy इज इक्वल टू एरिया इंटीग्रल del psi by del x माइनस del phi by del y dx dy। तो जो y के साथ फंक्शन है उसको x से डिफरेंशिएट करना है, माइनस जो x के साथ फंक्शन है उसको y से डिफरेंशिएट करना है। तो dx dy हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन किया था सेम, यही था, ये हो गया था। दूसरा क्वेश्चन आपको ये समझा दिया था वर्बल कि इसको ऐसे आप कर लेंगे ये। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ अलग हट के मिले। देखिए हम कुछ जरूरत नहीं है कि जो बुक में सॉल्व है वैसे ही आप सॉल्व करें। ये क्वेश्चन है अप्लाई ग्रीन्स थ्योरम टू इवेलुएट, ये इंटीग्रल बना है वेयर C is the boundary of area enclosed by x axis and upper half of circle। अपर हाफ ऑफ सर्किल डिजाइन बना हुआ है, y > 0 के लिए बना दीजिए, तो यूजुअली अपर हाफ बोलते हैं। अगर प्लेन में अपर हाफ की बात करते हैं तो z > 0 के लिए होता है। तो और 3 डायमेंशनल में यूजुअली अगर xy प्लेन है तो xy प्लेन के लिए अपर हाफ की बात करते हैं तो मीन्स z > 0, और अगर 2 डायमेंशनल प्लेन ये xy है तो ज़्यादातर अपर हाफ में y > 0 समझ लेते हैं। अगर स्पेशली इलस्ट्रेटेड नहीं है तो y > 0 मतलब अपर हाफ। तो ये सर्किल बना हुआ है x² + y² = a²। इस पर आपको ये इंटीग्रल इवेल्युएट करना है, ग्रीन्स थ्योरम लगाना है। तो ग्रीन्स थ्योरम में देखिए बट ऑब्वियस है, dy के साथ x² + y² है, इसको आप x से डिफरेंशिएट करेंगे 2x मिल जाएगा, माइनस dx के साथ 2x² - y² है, इसको y से डिफरेंशिएट करेंगे -2y मिल जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 2x + 2y, 2 कॉमन हो गया, x + y। अब आपका ये सिंपल सा एरिया इंटीग्रेशन बन गया जो पहले आप कर चुके हैं। अब आप इसको दो तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं, एक तो एज इट इज x की लिमिट -a to a रख दीजिए और y की लिमिट 0 से √a² - x² रख दीजिए। एक तरीका ये हो गया, और दूसरा तरीका कोई बोलकर बताएगा? सर 0 से a लेकर डबल कर देंगे। पोलर कोऑर्डिनेट से। यस, पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट में आप x को r cos थीटा और y को r sin थीटा रख दीजिए, तो r की लिमिट 0 to a हो जाएगी और थीटा की लिमिट कितना हो जाएगी? 0 to pi। 0 to pi। यस, 0 to pi। यस करेक्ट। तो आप जो है इसको पोलर कोऑर्डिनेट में कर लेंगे तो आसान हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये स्क्वायर रूट ये सब खत्म हो जाता है वहां। तो r की लिमिट 0 to a और थीटा की लिमिट 0 to pi, आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 25 लिखा हुआ है, ये बहुत ही आसान है। सिंपली आप जब इसमें ग्रीन्स थ्योरम लगाएंगे तो बिना इंटीग्रेट करे ही 0 हो जा रहा है, तो इसलिए इसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, आपको इंटीग्रेट करना ही नहीं पड़ता है, पहले ही जो इंटीग्रैंड है ब्रैकेट में वो 0 हो जा रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम में STOKES, स्टोक्स इनका नाम है, वीके स्टोक्स, स्टोक्स थ्योरम। तो स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है कि लेट S be
an open surface with bounding curve C। बाउंडिंग कर्व का मतलब समझ लीजिए, जैसे स्फीयर है तो उसका बाउंडिंग कर्व सर्किल होता है, जैसे प्रिज्म है तो प्रिज्म का बाउंडिंग कर्व ट्रायंगल होता है। अगर आपका कोई सॉलिड हो गया, क्यूब या क्यूबाइड या इस तरह से, तो उसका बाउंडिंग कर्व अकॉर्डिंगली रेक्टेंगल या स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए? यस सर। यस सर। तो let f x y z, let f x y z be a vector function, differentiable on then integral over C f dot dr। ये लाइन इंटीग्रल है, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। उस फंक्शन को अगर बाउंडिंग कर्व पर लाइन इंटीग्रल करते हैं तो इक्विवेलेंटली स्टोक्स ने बताया कि इसको फंक्शन का कर्ल निकाल लीजिए और नॉर्मल सरफेस इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो ये जो दो तरीके लिख दिए हैं, ये दोनों लास्ट में, ये दोनों एक ही चीज है, डॉट एन डी एस और डॉट डी एस। डॉट एन डी एस जो हमने लिखा है वो बेसिकली डी एस का मतलब ही हुआ एन डी एस। डी एस वेक्टर लगाकर लिख देते हैं कभी कभी, और कभी कभी एन के साथ में डायरेक्ट डी एस लिख देते हैं स्केलर फॉर्म में। तो ये जो है तीसरा जो लाइन लिख दिया है वो इसी को सिर्फ समझने के लिए कि कभी कभी इस फॉर्म में भी लिखते हैं। तो स्टोक्स थ्योरम के हिसाब से क्या कर रहे हैं कि अगर कोई ओपन सरफेस है और उसका बाउंडिंग कर्व सी है और किसी फंक्शन को लाइन इंटीग्रल कर रहे हैं सी पर, तो लाइन इंटीग्रल अगर कैलकुलेट करने में आपको प्रॉब्लम है तो ये एक अल्टरनेटिव तरीका है कि फंक्शन का कर्ल निकाल लीजिए और नॉर्मल सरफेस इंटीग्रेशन कर दीजिए। मींस कर्ल एफ डॉट एन को पूरे एरिया पे इंटीग्रेट कर दीजिए, पूरे सरफेस पे इंटीग्रेट कर दीजिए। ये एक तरीका है। तो एक आध क्वेश्चन इसमें करके लेकर देखते हैं, फिर आगे। ये देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, एग्जाम्पल 27। ये कह रहे हैं यूजिंग स्टोक्स थ्योरम evaluate this integral where C is the circle x square plus y square is equal to 1 corresponding to surface of sphere of unit radius। तो यूनिट रेडियस स्फीयर का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप अपना कैप उठाकर प्लेन पे रख दीजिए, समझ गए? मींस स्फीयर को हाफ कट कर दिया तो हाफ सेंटर पे अगर आप ओरिजिन स्फीयर के सपोज करते हैं तो सेंटर जेड एक्सिस, जेड ग्रेटर देन 0 के लिए ऊपर का जितना पार्ट हुआ तो वो आपका स्फीयर सरफेस स्फीयर ऑफ यूनिट रेडियस करस्पॉन्डिंग टू हाफ स्फीयर की इसमें बात करी ही नहीं है। इसमें करस्पॉन्डिंग टू सरफेस ऑफ स्फीयर ऑफ यूनिट रेडियस, इसमें स्फीयर के हाफ की बात ही नहीं करी है, इसमें पूरे स्फीयर की बात करी है। तो स्फीयर तो सिंपली स्फीयर ही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अगर ले लें तो यूनिट रेडियस का स्फीयर हो गया। और ये इसकी बाउंडिंग सर्किल है, जेड को छोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसका एक्स वाई प्लेन पे बाउंडिंग सर्किल हो गई। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 2x माइनस वाई और माइनस वाई जेड। एक लोग नोट कर लीजिए, फिर नोट हो गया सर। चलिए, तो अब ये बताइए, यहाँ पर हम लिखते हैं
ये इन्होंने आपका I इज इक्वल टू, एग्जाम्पल लिख दें, एग्जाम्पल I इज इक्वल टू क्या है, इंटीग्रल ओवर C, बताइए। 2x minus y dx 2x minus y dx minus yz square dy dy minus y square z dz। dz, ये है। और C आपको बता दिया गया है, उसमें क्या है, C इज द बाउंडिंग सर्किल, है ना, where Yes, sir. C is the bounding circle, x square plus y square is equal to 1, of the sphere x square plus 12 plus x square is equal to 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब हम इसमें स्टोक्स रूल अप्लाई करते हैं। तो ये आप स्टोक्स रूल का इसमें लगाइए, तो आपको यहाँ से ये लिखा हुआ है I इज इक्वल टू इंटीग्रल f डॉट dr। f क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई I माइनस वाई जेड स्क्वायर j माइनस वाई स्क्वायर जेड के, ये f हो जाएगा। Yes, sir. आप इसी dr से Yes, sir. इसी को dr से डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ऊपर Yes, जो sir. लिखा है वो आ जाएगा। तो ये क्या कह रहे हैं, Yes, स्टोक्स sir. थ्योरम कह रहे हैं कि दिस इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल, सरफेस पर हम करेंगे कर्ल डॉट f एंड ds, इससे भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं इसी चीज को, वेयर यूजिंग ब्रैकेट में लिख दीजिए यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें दो चीजें चाहिए, पहला तो कर्ल f निकालना है और दूसरा n चाहिए, है ना। तो कर्ल f आपको निकालना आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे, तो इसलिए हम उस पर टाइम अपना नहीं कर रहे हैं। ये आपका आ गया k, कर्ल f जब आप निकालेंगे तो कर्ल f इज इक्वल टू k आ गया, है ना। हाँ, और जो हम आपको हाफ स्फीयर की बात कर रहे थे वो यहाँ पर क्वेश्चन में इनकम्प्लीट है, और अब हम यहाँ, इसीलिए हम हाफ स्फीयर अपने मन से बोल गए थे क्योंकि वो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ रहा था लेकिन लिखा नहीं हुआ था, तो हम इसको कंप्लीट कर देंगे। z ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 कहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये अपर हाफ स्फीयर की ही बात है, तभी ये बाउंडिंग सर्किल बनेगी। तो जब अपर हाफ स्फीयर पे आप कंसीडर कर रहे हैं तो आप सरफेस नॉर्मल निकालिए, तो बाउंडिंग सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कहाँ पर होगी, प्लेन पे होगी, एक्स वाई प्लेन पे, है Yes. ना। Yes, sir. Yes, sir. बाउंडिंग सर्किल आपकी एक्स वाई प्लेन पे होगी, तो एक्स वाई प्लेन पे जो नॉर्मल होगा वही नॉर्मल हमको निकालना है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो वो नॉर्मल निकालने की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप देखिए कर्ल f k आ गया, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. कर्ल f जब यहाँ पर k रख देंगे तो हमको इंटीग्रेट करने के लिए एक्स वाई जेड जैसी कोई चीज बचेगी ही नहीं, कि बचेगी, नहीं बचेगी। नहीं बचेगी। नहीं बचेगी। जब बचेगी ही नहीं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक्चुअल इंटीग्रेशन परफॉर्म करना ही नहीं पड़ेगा, Yes, sir. है ना। जब एक्चुअल इंटीग्रेशन परफॉर्म करना ही नहीं पड़ेगा तो आगे यहीं से काम चल जाएगा। देखिए ये हो जाएगा आपका I, दिस इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल k डॉट n ds, और आपको हमने बताया था लास्ट लेक्चर में कि कोई सरफेस है
ओरिएंटेड सरफेस किसी भी 3 डायमेंशन की कोई भी सरफेस है, तो उसको हम किसी 3 में से किसी एक प्लेन पे प्रोजेक्शन लेके इंटीग्रेट कर सकते हैं। याद है? हाँ सर। यस सर। उस समय हमने आपको कहा था कि अगर एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्शन ले लें तो ds को dx dy बाई k डॉट n लिखते हैं, है ना? यस सर। हाँ, यस सर। हाँ, टेकिंग या कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप मन में हम लिख दे रहे हैं इसको, आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। टेकिंग प्रोजेक्शन ऑफ द स्फीयर ऑन XY प्लेन, इसको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, ये वेल अंडरस्टूड है। तो जब ये वेल अंडरस्टूड ये है कि ये जो हमने लिखा है इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। ये तो आपको लिखकर भी बताया, ये तो अभी क्वेश्चन में लिख ही देंगे। तो ये हो गया दिस k डॉट n dx dy बाई k डॉट n। अब ये हमने सब कुछ तो आपको बता दिया, ये ds की जगह dx dy बाई k डॉट n क्यों लिखा है ये पहले ही बता चुके हैं, अभी फिर रिपीट कर दिया। ये कि ये प्रोजेक्ट ले रहे हैं, ये n k हमने निकाला है, कर्ल है, सब कुछ हो गया। ये s की जगह पर यहाँ r क्यों लिख दिया? सर प्रोजेक्शन लिया है इसलिए। यस, प्रोजेक्शन लिए तो ये r क्या है? इमेज है सर। हाँ, तो एक्चुअली क्या है, ds क्या है? s तो सरफेस का स्फीयर है, s क्या है? सरफेस का स्फीयर है। ये देखिए हम ये इंटीग्रल में नीचे जो लिखते हैं ये कैपिटल S लिख रहे हैं, और यहाँ जो इंटीग्रेट करते समय वेरिएबल लिख रहे हैं ये स्मॉल s लिख रहे हैं। तो स्मॉल s वेरिएबल है और ये कैपिटल S मतलब ये स्फीयर का सरफेस है। लेकिन जब अभी इसका मतलब क्या हुआ कि हम स्फीयर के सरफेस पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, लेकिन जब हम स्फीयर का प्रोजेक्शन XY प्लेन पे ले लेंगे तब हमारे पास स्फीयर का सरफेस नहीं बचेगा, XY प्लेन पे जो इमेज बनेगी उसका सरफेस सिर्फ बचेगा। तो ये स्फीयर का सरफेस और इमेज की सरफेस सेम तो होगी नहीं, है ना? तो इसलिए जो इमेज का सरफेस है, इमेज का सरफेस है वो 2D सरफेस होगा। अब वो R है, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं R इज एरिया सरफेस ऑफ द सर्किल, सरफेस बाउंडेड बाई कर दीजिए, R इज द रीजन, R इज द रीजन बाउंडेड बाई x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये जो सर्किल, जब आप इमेज लेंगे तो यही सर्किल बनेगी ना, तो सर्किल का जो रीजन है वो R है। तो अब देखिए k डॉट n कैंसिल हो गया, आपको सिर्फ ये बचा डबल इंटीग्रल dx dy। और अब इसका मीनिंग आपको पहले से पता है और आप खुद ही लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, एरिया ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीन्स पाई। कंफ्यूजन हो तो फिर से बता सकते हैं, इसलिए ज्यादा टाइम दिया, इसलिए आपसे भी पूछते हैं बीच बीच में। कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है? यस सर। यस सर। हाँ, तो जब भी हम प्रोजेक्शन लेंगे तो प्रोजेक्टेड एरिया का रीजन लिखेंगे। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। उसी तरह से ये अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, एफ डॉट डी आर, इसको इंटीग्रेट करना है स्टोक्स थ्योरम से। एफ गिवन है और सी इज द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन y प्लस जेड इज इक्वल टू 2 एंड द सिलेंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो पहले तो डायरेक्ट अगर देखें तो स्टोक्स रूल लगाना है आपको, इसलिए कर्ल ऑफ एफ निकालना पड़ेगा।
एफ का जब कर्ल निकालेंगे तो निकला हुआ आपको दिख रहा है 1 + 2y k आ जाएगा। कर्ल निकल गया तो 1 + 2y k डॉट एन ds। अब सारा मामला बचा कि हम ds को आइडेंटिफाई करें और उसका प्रोजेक्शन लें। तो सिलेंडर है एक x² + y² 1 का मतलब हुआ यूनिट रेडियस का सर्किल ले लीजिए xy प्लेन पे और उस पर इनफाइनाइट सिलेंडर आप खड़ा कर दीजिए। ठीक है, लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन आया था तो हमने बताया था कि सिलेंडर कहने से इनफाइनाइट लेंथ की फीलिंग ही आएगी जब तक उसको हम कहीं ना कहीं से कट करके एक सेगमेंट कंसीडर न करें, है ना। तो हमने एक सेगमेंट ये कंसीडर कर दिया। ये कह रहे हैं कि ये कर्व सी है क्या, तो ये कह रहे हैं कि ये कर्व जो सर्किल है वो नहीं है। सर्किल तो वो सिलेंडर के लिए बताया इन्होंने कि ये सिलेंडर है, क्योंकि सिलेंडर को रेडियस और लेंथ दो ही चीज से आइडेंटिफाई करते हैं। तो अगर लेंथ हम नहीं बताते हैं मीन्स इनफाइनाइट लेंथ है, रेडियस नहीं बताते हैं मीन्स कुछ है ही नहीं, मतलब ही नहीं है। तो रेडियस बता दी, यूनिट रेडियस का सिलेंडर है, लेंथ की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। अब हमें ये सी आइडेंटिफाई करना है, तो सी कह रहे हैं y + z = 2 प्लेन सिलेंडर को कट करेगा तब एक सर्किल बनेगी, उस सर्किल को सी कह रहे हैं। तो हम आपको ड्रॉ करके आपको दिखा सकते हैं सिंपली। ये तो आपको दिख ही रहा है यहाँ। जब आप y + z बनाएंगे तो बनेगा कैसा, सिंपली जैसे आप x + y = 2 लिख लीजिए। तो x + y = 2 की लाइन का मतलब क्या हुआ, x पर 2 और y पर 2 कट करके दोनों मिला दीजिए लाइन। वैसे y + z = 2 का मतलब क्या हुआ कि y = 2 और z = 2 मीन्स y एक्सिस को 2 पर कट करिए, z एक्सिस को 2 पर कट करिए और जो कट पॉइंट है उनको मिला दीजिए, वो आपकी लाइन बन गई। अब वो उस लाइन को आप प्लेन के फॉर्म में, तो वो इनफाइनाइट प्लेन हो गया। तो वो प्लेन जब कट करेगा इस सिलेंडर को तो जो सर्किल बनेगी वो आपको दिख रही है 3y +, वो एक जगह कहीं गलत है, या तो क्वेश्चन में गलत लिखा हुआ है या तो फिगर में गलत लिखा हुआ है। क्वेश्चन में y + z सर फिगर में फिगर कोई प्रॉब्लम है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिगर तो एक्चुअली उन्होंने बनाया है, इसलिए हम फिगर को ही गलत मानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में जो लिखा है उसको सही मानेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है तो फिगर आप बनाएंगे, तो इसलिए क्वेश्चन को सही मान लेते हैं। अगर वो गलत भी होता है तो भी क्वेश्चन को सही मानते हैं। अगर क्वेश्चन गलत भी है तो भी हम उसको सही मानते हैं। गलत का मतलब अगर क्वेश्चन गलत है, उसका आंसर नहीं निकल रहा है, तो उसको सही मान के करेक्ट मार्क्स अवार्ड किए जाते हैं अगर किसी ने अटेम्प्ट सही सही किया है। तो ये हो गया, तो y + g ये फिगर बन गया अब आपका। अब ये सर्किल जो ऊपर दिख रही है उस सर्किल की बात कर रहे हैं, तो सिंपली क्या है, कर्ल डॉट n निकालना है। अब n निकालना है तो ये जो सर्किल का आपको इस सरफेस दिख रहा है, इस सरफेस पर जो नॉर्मल होगा उसको हम n कहेंगे। तो इस सरफेस पर नॉर्मल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग नॉर्मल कैसे निकालते थे, ग्रेडियंट ले लेते थे, हाँ सर, है ना। Yes, sir. तो ये सरफेस जो दिख रहा है, ये सिलेंडर का कट सरफेस, ये बेसिकली क्या है, सिलेंडर का पार्ट तो है ही, लेकिन इसकी आइडेंटिफिकेशन प्लेन से है। प्लेन, ये प्लेन y + z = 2। तो अगर इसको हम इसका डेल फाई निकालेंगे, डेल फाई, तो ये आपका आ जाएगा j + k, और n क्या हो जाएगा, n कैप क्या हो जाएगा, डेल फाई बाई मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई। तो ये क्या हो जाएगा, j + k बाई √2। ये हो गया है n, हाँ सर, है ना। Yes, sir. तो अब आप Yes, sir. इसको n के जगह पर पुट कर देंगे, तो ये आपका कर्ल f निकल आया 1 + 2y k, और n निकल आया आपका ये जो हमने निकाल कर j + k बाई √2। तो कर्ल f आ गया, n आ गया। अब आपको क्या करना है, ds को xy एक्सिस पर प्रोजेक्ट करके dx dy बाई k डॉट n लिख दीजिए, है ना। तो जब सब कुछ ये लिख दिया, तो यहाँ पर देखिए, यहां देखिए, ये देखिए f.dr कर्ल f.n रख दिया। कर्ल f आपका हो गया 1 + 2y k, n हो गया j + k बाई √2,
dx dy बाई k और n की वैल्यू यहाँ भी रख दी। अब ये बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में भी हम लोगों को n, हाँ ठीक है, यहाँ n निकाल दिया गया। अब ये j प्लस के बाई रूट टू, यहाँ ऊपर तो डॉट प्रोडक्ट k से लीजिए तो k डॉट j 0 हो जाएगा, k डॉट k तो सिर्फ 1 प्लस 2i बाई रूट टू, और नीचे भी वही 1 बाई रूट टू, ये कैंसिल हो गया, रूट टू 1 प्लस 2i dx dy बचा। अब इसमें ये 1 प्लस 2i dx dy बचा, ये बुक में इन्होंने नहीं लिखा है, यहाँ पर हम लोग लिमिट में r लिखेंगे। r मतलब इस सर्किल का रीजन हो गया। अब इसको भी दो तरह से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक तो x की वैल्यू माइनस a से, यूनिट सर्किल है तो x की वैल्यू -1 से 1 रखिए, और y की वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरा एक्स वाई को r cos थीटा sin थीटा में कन्वर्ट कर दीजिए, तो r की वैल्यू 0 से 1 हो गई और थीटा की वैल्यू कंप्लीट सर्किल के लिए 0 से 2 पाई होगी। यहाँ कोई कंफ्यूजन हो तो बोल सकते हैं। नो सर। नो सर। नो सर। सब क्वेश्चन मिलते जुलते एक ही जैसे हैं, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। ये हो गए हैं, कुछ देखते हैं अलग अगर दिखता है तो। ये भी वैसे ही है, ये वैसे ही है, लेकिन आप इसको देख सकते हैं। देखिए यहाँ एफ डॉट डी आर करना है तो पहले तो एफ का कर्ल निकालना पड़ेगा। एफ का कर्ल निकालेंगे तो कर्ल निकाल दिया इन्होंने, आपका पता नहीं क्या इसमें गलत सा लिखा है, आप निकाल लीजिए। कर्ल एफ 2 इंटू एक्स माइनस वाई आ जाएगा, कर्ल एफ 2 इंटू एक्स माइनस वाई के आ जाएगा। जो भी आएगा आप कैलकुलेट कर कर देख लीजिए, तो कुछ इन्होंने बीच में गलत कर रखा है। तो कर्ल एफ तो आपने निकाल ही लिया, अब आपको एन और चाहिए। एन कहाँ से निकलेगा, जरा लैंग्वेज पढ़ के बताइए। सर ये एक्स वाई प्लेन में ट्रायंगल है तो इसका नॉर्मल सर जेड डायरेक्शन में ही होगा, तो के कैप ही होगा ना। आपकी बात बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट है। बस हमको ये बताइए कि आपको कहाँ से पता लगा कि एक्स वाई प्लेन में ही है ट्रायंगल। सर क्योंकि इसका जेड कोऑर्डिनेट 0 0। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। जेड कोऑर्डिनेट तीनों पॉइंट पर 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वाई प्लेन में है। और जब एक्स वाई प्लेन में है तो एक्स वाई प्लेन का यूनिट नॉर्मल के होता है, तो हमें एन ऑटोमेटिकली मिल गया बिना निकाले, है ना। तो एन की जगह पर हम के ले लेंगे, ठीक। तो बस इसमें और कुछ है ही नहीं, एन के जगह पर जब के ले लेंगे तो एक्स वाई प्लेन में डीएस की जगह पर सीधे डीएक्स डीवाई ही हो जाएगा। डीएस का मतलब एक्स वाई प्लेन में डीएक्स डीवाई। क्लियर? यस सर। यस सर। तो बस ये भी क्वेश्चन हो गया, इसमें कुछ है ही नहीं, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ये भी सर ये क्वेश्चन है, ये भी एग्जैक्टली वही है। क्या गायब हो जा रहा है? ये स्टोक्स एग्जाम्पल 30, इसमें भी वही है जो अभी हम लोगों ने किया है, कुछ भी फर्क नहीं, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन ही है। खाली फंक्शन बदला है। तो इसके बाद ये भी वही है, कोई फर्क नहीं है, वही क्वेश्चन है। सी इज द यूनिट सर्किल बाउंडिंग द कर्व हेमिस्फीयर। यूनिट सर्किल आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गई, बिल्कुल सेम वही सर्किल है, खाली लिखने का तरीका अलग अलग हो गया है, और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ। तो ये भी वही है, इसमें भी कोई सब एक ही जैसा क्वेश्चन असल में रिपीट कर देते हैं, इससे आपको वैरायटी मिल जाए। किसी में फंक्शन बदल दिया, किसी में कुछ बदल दिया, और कोई अलग टाइप का क्वेश्चन नहीं रखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर, फंक्शन दिया है, for the surface of triangular lamina with vertices
200,030,006। ये x एक्सिस को 3 पर कट कर दीजिए, सॉरी x एक्सिस को 2 पर कट करिए, y एक्सिस को 3 पर कट करिए और z एक्सिस को 6 पर कट करिए। अब इसको एक तीनों लाइन मिलाकर जो आपका सरफेस बनेगा वो कंप्लीट कर देगा। अगर सारे प्लेन्स को क्लोज कर दें वहीं, तो ये एक प्रिज्म जैसा बन जाएगा, प्रिज्म जैसा बन जाएगा। तो इसमें 4 सरफेसेज हो जाएंगी। एक तो XY प्लेन होगा, XY प्लेन पर एक ट्रायंगल बनेगा। XY प्लेन पर जो ट्रायंगल बनेगा वो क्या होगा, 2003 और ओरिजिन, ये 3 पॉइंट से बनेगा। दूसरा ट्रायंगल YZ प्लेन पे बनेगा। YZ प्लेन पे जो बनेगा वो Y एक्सिस पे 3, Z एक्सिस पे 6 और ओरिजिन, ये मिलाकर बन जाएगा। XZ प्लेन पे बनेगा। XZ प्लेन मतलब X एक्सिस को 2 पर, Z एक्सिस को 6 पर कट करके और ओरिजिन मिला दीजिए, तो ये XZ प्लेन पे ट्रायंगल बन जाएगा। और चौथा ट्रायंगल जो है ये इन तीनों स्टैंडर्ड प्लेन पे नहीं होगा, ये तिरछा होगा, क्योंकि ये तीनों प्लेन के उस पॉइंट को कट करके प्रिज्म का चौथा सरफेस है। तो ये समझ रहे हैं? प्रिज्म तो देख ही रखे हैं आप। यस सर। यस सर। यस सर। अब ये अब Yes. आपके सामने ये कह रहे हैं कि इसी सरफेस पर इंटीग्रेट करना है, लैमिना कह रहे हैं। ठीक है, लैमिना, उसी सरफेस को लैमिना कहते हैं। हम लैमिना आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, तो ये उस प्लेन की बात कर रहे हैं। तो लैमिना को बोल के आप प्लेन समझ लीजिए, तो उस प्लेन की बात कर रहे हैं जो स्लैंट तिरछा जो प्लेन है। अब इसमें सबसे पहले तो आपको कर्ल निकालना है, तो कर्ल तो एफ का आपने निकाल लिया, आसानी से आ जाएगा ना? यस सर। हाँ, अब जब Yes, sir. कर्ल आपने निकाल लिया, तो फिर आपको क्या चाहिए? 2 चीजें और चाहिए होती हैं। एक तो n चाहिए होती है, और दूसरा आपको ये डिसाइड करना होता है कि ds को हम किस प्लेन में ले जाएं। तो यहाँ आप इसको सबसे पहले तो वही बात कर लें कि ds को किस प्लेन में ले जाएं। तो क्योंकि ये प्रिज्म है, तो प्रिज्म का प्रोजेक्शन आप तीनों प्लेन पर ले सकते हैं यूनिफॉर्मली, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना? तीनों प्लेन पे एक एक ट्रायंगल मिल जाएगा। तो सिंपली XY प्लेन पर ही ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो जब XY प्लेन पर लेंगे तो ds को सिंपली dx dy by k डॉट n लिख देंगे। ये तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, हाँ सर। ठीक है ना? Yes, sir. तो हमने कर्ल f डॉट n और dx dy by k डॉट n, तो कुल मिलाकर हमें अब सिर्फ 2 ही चीज चाहिए, कर्ल f और n। तो कर्ल f तो आपने निकाल लिया, अब हमको n चाहिए, सिर्फ n बचा है। n बचा है जब, तो n क्या होगा? आप इस प्लेन का इक्वेशन लिख लीजिए। इस प्लेन का इक्वेशन हम आपको लिख दे रहे हैं। तो यहां पर प्लेन ज्वाइनिंग कंटेनिंग, वैसे आपको ये ज्योमेट्री में पहले से पढ़ा दिया गया है कि लाइन कंटेनिंग 2 पॉइंट्स, प्लेन कंटेनिंग 3 पॉइंट्स, फिर भी कंटेनिंग 2 0 0 0 3 0 0 0 सॉरी 0 0 6, यही लिखा हुआ है 0, हाँ यही लिखा हुआ है। तो ये जो प्लेन होगा ये आपका बन जाएगा x बाई 2 प्लस y बाई 3 प्लस z बाई 6 इज इक्वल टू 1। ये प्लेन का इक्वेशन हो गया। इसी प्लेन से ये देखिए x एक्सिस को 2 पर, y एक्सिस को 3 पर और z एक्सिस को 6 पर कट करेगा। Yes, sir. Yes. तो इसी प्लेन से हम नॉर्मल निकालेंगे। तो फाई इज इक्वल टू हम ये ले लेते हैं फाई, तो हमारा डेल फाई जब निकालेंगे तो 1/2 i प्लस 1/3 j प्लस 1/6 k, ये आ जाएगा। और ग्रेड फाई जब आप निकालेंगे, सॉरी ग्रेड फाई का नॉर्मल निकालेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 प्लस 1/9 प्लस 1/36, ये कितना हो जाएगा? इसको पूरा कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 9 प्लस 4 प्लस 1,
बाई 36, ये हो गया 36, तो ये आपका हो गया √14/6। तो n कैप आपका आ गया 6/√14 और 1/2i प्लस 1/3j प्लस 1/6k, और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा 1/√14, ये आ गया 3i प्लस 2j प्लस k, ये आपको मिल गया नॉर्मल मिल गया। अब नॉर्मल जब मिल गया तो आप कर्ल एफ पहले से निकाल रहे हैं, तो कर्ल एफ डॉट एन भी मिल गया और dx dy बाई k डॉट एन भी मिल गया, है ना। तो आपने ये निकाल लिया कर्ल एफ डॉट एन, ये भी मिल गया आपको, और ds इज इक्वल टू dx dy बाई k डॉट एन, ये आपका क्या हो जाएगा dx dy बाई √14, k डॉट एन करेंगे तो यही मिलेगा 1/√14 इंटू √14 dx dy, ये आपका √14 dx dy हो गया ना। यस सर। तो अब आपको क्या बचा है, कर्ल एफ डॉट एन मिल गया, ds मिल गया, तो आपका ये होगा कर्ल एफ डॉट एन ds। इसका मतलब आपको ये तो मिल ही गया dx dy, ये √14 dx dy ये मिल ही गया, ये आपको r रीजन पर होगा। अब आपको r रीजन बताना है कि r रीजन क्या होगा। सर एक्स वाई प्लेन में जो होगा ट्रायंगल वही होगा ना। हाँ वही होगा, वही तो हम जानना चाह रहे हैं कि वो तो हमने ये तो बोल ही दिया कि आपने एक्स वाई प्लेन पर लिया है प्रोजेक्शन, तो एक्स वाई प्लेन पर ही होगा। अब आप ये बताइए आपका y और ये x, आपका x को कट कर रहा है 2 पे, 1 2, y को कट कर रहा है 3 पे, तो ये हो गया आपका ये 2,0 और ये 0,3। अब इसका इक्वेशन क्या हुआ, x/2 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1, यही तो इक्वेशन हुआ इसका, यस सर। है ना। तो अब आप यहां से लिमिट बता दीजिए कि क्या लिखेंगे। x की लिमिट आपने रख दी 0 से 2 और y की लिमिट 0 से 3 नहीं 3 into 1 minus x by 2, ये हुआ x/2। ठीक है ना। तो हो गया, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। यस यस सर। तो ये वर्कआउट हमने लगभग सब कुछ कर दिया, सिर्फ ये कर्ल ऑफ एफ आपको निकालना है और निकाल के इस ब्रैकेट में रखकर इंटीग्रेट कर देना है, बस और कुछ बचा नहीं। तो ये हो गया, ये इस तरह के भी 2-3 क्वेश्चन है, तो इसके साथ में ये कहानी खत्म हो गई। अब ये आपका डाइवर्जेंस थ्योरम बचा है, तो ये अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम।